गुजरात के कच्छ नाम के गांव में शारदा प्रसाद नाम के पति पत्नी रहा करते थे। शारदा बहुत घमंडी औरत थी। शारदा का पति शारदा से बहुत डरता था। उसका डर का कारण ये नहीं था कि वो झगड़ालू है, वो उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए वो डरता था। उसके प्यार की वजह ये थी, शादी के बाद ही उसको तरक्की मिली। शादी से पहले वो कंगाल था, शादी के बाद वो करोड़पति बन गया। पर शारदा की बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो अपने घर में काम करने वाले नौकरों से कुत्तों की तरह बर्ताव करती थी। एक दिन उसके घर में काम करने वाली बाई के हाथों से ग्लास का प्लेट टूट गया। गुस्से में आकर शारदा उसे चाबुक से पीटने लगी और पीटने के बाद बदतमीज तरीके से उससे बर्ताव की। फटीचर औरत, हाथ पैर टूट गए क्या तेरे? तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे घर का एक भी सामान टूटना नहीं चाहिए। तेरा बाप का माल समझ रखा है क्या? पता है, ये ग्लास का प्लेट मैंने दुबई से मंगाया था। इसका दाम 5,000 है और तुझ जैसी फटीचर के हाथों से ये प्लेट टूट गया और मैं चुपचाप बैठूं, ये हो नहीं सकता। तेरे 2 महीने का पगार मैं काट रही हूँ। चल दफा हो जाए यहाँ से। शारदा की सारी बातें प्रसाद सुन रहा था और वो धीरे से आकर अपनी बीवी शारदा से, ये क्या कर रही हो शारदा? तुम उस बेचारी गरीब औरत को चाबुक से ऐसे मारा और ऊपर से ये झूठ बोला कि वो दुबई से खरीदा है। उसका दाम तो लगभग 100 रुपए से भी कम है। ऐसे गरीब लोगों को लूटने से भगवान हमें माफ नहीं करेगा। दिन ब दिन तुम्हारा बर्ताव बिगड़ता जा रहा है। पैसों का घमंड तुम्हें सर पर चढ़ गया है। ऐसे ही करते जाओगे तो भगवान तुम्हें माफ नहीं करेगा। याद रखना, पैसा शाश्वत नहीं है, इंसानियत यहाँ पर हमेशा जिंदा रहती है। पति की बात सुनकर शारदा को गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने पति को जवाब दी। आपकी जुबान बहुत चल रही है। आजकल कैची की तरह खटर 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 चल रही है। इससे पहले मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोचते थे। उस फालतू फटीचर औरत के लिए मेरे साथ जुबान लड़ा रहे। आपकी इतनी हिम्मत हो गई? आप ये मत भूलिए, मेरे आने के बाद ही आप करोड़पति बने हैं। मैं आपकी घर की लक्ष्मी हूँ। मैं अगर चली गई तो आप फिर से कंगाल हो जाएंगे। ये सोच लेकर चलिए। उस बात की कदर है, इसलिए मैं आज तक चुप हूँ। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा है। तुम नहीं तो मैं नहीं। तुम आने के बाद ही मैं सफल हुआ हूँ, पर उस बात का फायदा तुम बहुत उठा रही हो। जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो ऊपर वाला तुम्हारा सारा घमंड चकनाचूर कर देगा। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने जुबान नहीं खोलूंगा, पर याद रखना, एक दिन तुम पछताओगे। सब कुछ खोने से पहले अपने आप को सुधार लो, वरना सब कुछ खोने के बाद कुछ नहीं बचेगा। प्रसाद इतना कहकर वहां से निकल गया। प्रसाद की बात को मजाक में उड़ाकर शारदा भी निकल गई। शारदा और प्रसाद का इकलौता बेटा रमेश बहुत ही अच्छे स्वभाव का है। वो बड़ों की बहुत इज्जत करता है। वो अमीर और गरीब के बीच कोई फर्क नहीं देखता। वो अमीर लोगों से ज्यादा गरीब लोगों से दोस्ती करता है। शारदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, पर वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती है। पर बेटा अपनी माँ की कोई भी बात सुनता नहीं था। उसको अपनी माँ की हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो हमेशा अपनी माँ को टोकता है। इतना टोकने के बावजूद शारदा में कोई सुधार नहीं आया। अपने नौकरों से माँ के बुरे बर्ताव देखकर एक दिन वो अपनी माँ से, माँ, मैंने आपको 1000 बार बोला है, पर आप में कोई सुधार नहीं आया। आप लोगों को इतना कमजोर क्यों समझते हैं? उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है। वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो आपको मानते हैं। एक बार वो अपने आपा खो बैठेंगे तो आपकी इज्जत की नीलामी हो जाएगी। एक बार ऐसा हो गया ना माँ, तो आप कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहेंगे। मैं आपको सुना नहीं रहा हूं, बल्कि आपको चेतावनी दे रहा हूं। अब तो सुधर जाइए माँ, वरना आपको आगे की जिंदगी बहुत भारी पड़ेगी। रमेश इतना कहकर निकल गया। रमेश अनामिका नाम की एक गरीब लड़की से प्यार करता है। अनामिका भी रमेश से बहुत प्यार करती है। अनामिका को रमेश की माँ के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो शादी के लिए इनकार कर देती है। पर रमेश अनामिका को शादी के लिए मनाने की कोशिश करता है। एक दिन रमेश अनामिका से, अनामिका, क्या तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ? क्या तुम ये सोचती हो कि मैं भी अपनी माँ के जैसा हूँ? या फिर तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें आगे जाकर धोखा दूंगा?
मैंने तो तुम्हें तहे दिल से प्यार किया है। मुझे पता है तुम भी मेरे बगैर नहीं जी सकती हो। फिर भी तुम मेरी माँ के डर से मुझसे दूर होने का फैसला किया है। पर मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता। अगर मुझे मेरे घर से अलग होना पड़े तो मैं होने के लिए तैयार हूँ, पर मैं तुमसे अलग कभी नहीं हो पाऊंगा। तुम अगर शादी के लिए इनकार कर दिए तो समझ लेना ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रमेश की बात सुनकर अनामिका रो पड़ती है और वो रोती हुई रमेश से, मुझे माफ कर देना रमेश, मैं तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पाई। तुम दिल के इतने अच्छे हो, फिर भी मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पाई। मुझे हमेशा से लगता था कि अमीर घर के लोग गरीब लड़कियों का इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देते हैं, पर तुम वैसे नहीं हो। तुम सिर्फ मेरे लिए ही बने हो। मैं वादा करती हूँ मैं कभी तुम्हें तुम्हारे घर से अलग नहीं करूँगी। मैं सदा तुम्हारी हूँ। आगे जो होगा देखा जाएगा। चलो आज ही जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। अनामिका की बात सुनकर रमेश खुश हो जाता है और वो दोनों तुरंत जाकर मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों शादी करने के बाद सीधा अपने घर चले जाते। शारदा अनामिका और रमेश को शादी की जोड़ी में देखकर पसीना पसीना हो जाती है, गुस्से में तिलमिला जाती है। पर बेटे के ऊपर का प्यार उसे चुप रहने के लिए मजबूर करता है। वो मजबूरी में आकर रमेश और अनामिका को आरती देती है। शारदा झूठ मूठ का नाटक करती है कि उसे वो शादी पसंद है, पर रमेश को अपनी माँ की हरकतों के बारे में पता है। रमेश अपनी माँ के ऊपर भरोसा नहीं करता है और वो अपने माँ के पास जाकर, मुझे पता है माँ, आपको ये शादी बिल्कुल पसंद नहीं है, पर आप जानबूझकर नाटक कर रही हैं। आपको पसंद हो या ना पसंद हो, अनामिका आज से मेरी बीवी है और आप कान खोलकर सुन लीजिए। अगर उसके साथ कभी आपने बदसलूकी की, उस दिन मैं आपके इस घर को छोड़ के निकल जाऊंगा। हिम्मत भी मत कीजिए। रमेश की बात सुनकर शारदा डर जाती है। बेटे के ऊपर का प्यार उसको मजबूर करती है कि वो नाटक से ही भले अनामिका से प्यार करती है और वो उस दिन से बहू मानकर चलती है। शारदा अनामिका से कोई भी काम नहीं करवाती। अनामिका आने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी वो खुद उठाती है। अनामिका आने के बाद घर की नौकरों को सही सलामत इज्जत मिलती है। शारदा को गुस्सा आने के बावजूद वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। दिन गुजरने के बाद शारदा भी बदल जाती है। अचानक एक दिन प्रसाद की कंपनी शेयर मार्केट में पूरी तरह से डूब जाती है। रातों रात वो कंगाल हो जाते हैं। घर बार गाड़ी बंगला सब कुछ नीलामी हो जाती है। देखते ही देखते पूरा परिवार सड़क पे आ जाते हैं। करना क्या है किसी को समझ में नहीं आता है। घर की जिम्मेदारी अब अनामिका उठाती है। वो लाज शर्म सब कुछ छोड़कर बीच सड़क पर ढोकले बेचने का काम शुरू करती है। बचपन से अनामिका खाना बनाने में माहिर थी और अनामिका की ढोकले खाने के लिए गांव के सारे लोग देखते ही देखते अनामिका का ढोकले का व्यापार मशहूर हो जाता है। अनामिका अपने बलबूते पर जो कुछ भी खोया था वो सब कुछ हासिल करती है। अनामिका की वो काबिलियत देखकर शारदा के आंखों में पश्चाताप के आंसू निकल आते हैं और वो रोती हुई आकर अनामिका को गले लगाती है और वो रोती हुई अनामिका से कहती है, बेटी अनामिका, पैसों के लालच में आकर गरीब लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह देख रही थी, पर तुमने मेरी आंखें खोल दी। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है। इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। अगर कोई मन में ठान लिया तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। तुम्हारी वजह से मेरा सारा घमंड चकनाचूर हो गया है। मुझे माफ कर देना बेटी। मैंने तुम्हें मेरे बेटे के डर से झूठ मूठ का प्यार दिखाया था। आज के बाद तुम मेरी बहू नहीं बेटी हो। शारदा की बात सुनकर अनामिका रो पड़ती है और रमेश भी माँ के पास आकर माफी मांगता है। माँ, मैंने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। मैंने बहुत बुरा भला सुनाया है। मुझे माफ कर देना माँ। मैंने आपके साथ कुछ ज्यादा ही बुरा बर्ताव किया था। मुझे माफ कर देना माँ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। इतना कहने के बाद रमेश अपनी माँ के पैर में गिरा तो माँ ने माफी देकर रमेश को गले लगाया और साथ साथ अनामिका को भी गले लगाया। फिर से घर में नौकर चाकर सभी आने लगे। अब शारदा उनके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगी। रमेश और अनामिका को 1 साल के बाद सुंदर सी कन्या पैदा हुई। कन्या पैदा होने के बाद फिर से उनके घर में 4 चांद लग गए। प्रसाद का व्यापार फिर से शुरू हो गया और वो तेजी गति से चलने लगी। फिर से प्रसाद ने जो कुछ भी खोया था सब कुछ पा लिया। उनके घर में अब खुशी ही खुशी का माहौल था।
नवरंगपुर नाम के गांव में शारदा और प्रसाद नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश था और छोटे का नाम रमेश। सुरेश बैंक में नौकरी करता है और उसकी बीवी दीपिका 1 नंबर की झगड़ालू और घमंडी किस्म की औरत थी। उसके मायके वाले बहुत पैसे वाले थे, इसलिए उसके अंदर बहुत घमंड था और ऊपर से उसका पति बैंक में मैनेजर का नौकरी भी करता था। सुरेश जोरू का गुलाम था। रमेश एक छोटे मोटे कंपनी में छोटा सा नौकरी करता था। सुरेश अपनी पत्नी दीपिका के डर की वजह से अपने माँ बाप को भी ठीक से पूछता नहीं था और दीपिका तो सास ससुर को नौकरों जैसा बर्ताव करती थी। वो अपनी सास के हाथों घर का पूरा काम करवाती थी। उस बात को लेकर एक दिन सास को गुस्सा आया और वो जाकर दीपिका से, दीपिका, तुम जो कर रही हो क्या वो सही है? घर का पूरा काम तुम मेरे हाथों से करवाती हो और बाजार से सामान पूरा ससुर जी के हाथों मंगवाती हो। बेचारे वो बूढ़े हो गए, जरा तो उनका ख्याल करो। जैसे तैसे तो मैं काम कर लूंगी, पर उनकी तो कदर करो। तुम्हारे माँ बाप भी हमारे जैसे ही है ना? हमें क्यों उनके जैसा नहीं सोचती हो? क्यों तुम्हें नहीं लगता है? हमारी उम्र का तो रियाज करो, थोड़ा तो इज्जत दो हमें। हम भी तो इंसान है ना दीपिका। दीपिका को उस बात से बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में अपने सास से बोली, अरे वो बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे माँ बाप के साथ तुम्हारी तुलना करने की? वो कहा करोड़पति और तुम कहा भिखारिन। उनमें और तुम में जमीन आसमान का फर्क है। अपनी औकात के बारे में जरा सोच और उसके बाद तुलना कर। मेरी नजर में तुम दोनों इस घर में फटे पुराने कपड़ों की तरह हो और एक बूढ़े बोझ हो हमारे सर पे। मैं चाहती हूँ तुम दोनों की मौत जल्दी से हो जाए या फिर तुम दोनों इस घर से निकल जाओ। मुझसे बहस मत कर। बुढ़िया, जाकर अपना काम कर। जा, जल्दी जा, निकल यहाँ से। पीछे खड़ा छोटा बेटा रमेश उसकी बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में जाकर अपनी भाभी से, अपनी जबान संभाल के बात करना भाभी। औकात की बात की तो मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा और मेरा भी मुंह बहुत चलेगा। तू चाहे जितनी भी बड़ी घर की बेटी क्यों ना हो, आखिर तुझे आकर मेरे खानदान का ही नाम लगेगा। दोबारा मेरे माँ बाप के साथ इस तरह पेश आई, इस बार मुंह नहीं मेरा हाथ ही जवाब देगा। संभल के रहना। इस घर में रहना है तो मेरे माँ बाप को इज्जत देना, वरना हाथ पैर तोड़ के रख दूंगा तेरा। रमेश की बात सुनकर शारदा को गुस्सा आया और वो जाकर अपने छोटे बेटे रमेश को थप्पड़ मारी और उसे समझाते हुए बोली, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तुम्हारी भाभी है। भाभी माँ समान होती है। माँ के साथ तू ऐसा बर्ताव करता है क्या, तो भाभी के साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? जाकर माफी मांग। रमेश जब अपने भाभी के पास जाकर माफी मांगता है तो वो गुस्से में बोलती है, वाह क्या नाटक कर रही है तू बुढ़िया। अपने बेटे को उकसा के फिर ऊपर से माफी मांगने के लिए बोलती है। क्यों रे, तुझे तो बहुत ही घमंड चढ़ा है। क्या बोला रे तू, 2 कौड़ी का इंसान? तेरी औकात क्या है मुझे इस तरह बात करने के लिए? तू एक फर्नीचर कंपनी में नौकरी करता है और मैं करोड़ों की मालकिन हूँ और मेरा पति बैंक में मैनेजर है। ए, आने दो तुम्हारे भाई को, आज तेरा खबर लेती हूँ। इतना कहकर वो गुस्से में घर के अंदर चली गई। कुछ देर बाद सुरेश घर पर वापस आया। सुरेश आने के बाद घटी सारी बातें सुरेश से वो बताई। सुरेश को अपने भाई रमेश के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वो जाकर रमेश को जोर से मारा, पर रमेश ने अपने बड़े भाई पर पलटवार नहीं किया। बस वो खामोश होकर अपने भाई को जवाब दिया, भैया आज आपकी बीवी आपको बहुत महान लग रही है, पर एक दिन ऐसा आएगा आपको आपकी बीवी की असलियत समझ में आएगी। वो दिन जरूर आएगा भैया, देख लेना आपकी बीवी का घमंड एक दिन चकनाचूर हो जाएगा। आप मेरे ऊपर हाथ उठाए उस बात के लिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन आप अपनी बीवी के प्यार में इतना पागल हो गए हैं कि सही क्या है और गलत क्या है पहचान नहीं पा रहे। मुझे उस दिन का इंतजार जरूर रहेगा भैया, जिस दिन आपको पश्चाताप होगा। इतना कहकर रमेश वहां से निकल जाता। रमेश अनामिका नाम की लड़की से बहुत प्यार करता है। बहुत दिनों से वो उसके पास शादी का प्रस्ताव रखने के लिए चाहता है, लेकिन उस दिन गुस्से में आकर वो अपनी प्रेमिका अनामिका के पास आकर पहुंच गया और वो अपनी दिल की बात बताई और अनामिका भी तुरंत मान गई।
घर में आकर रमेश ने अनामिका के बारे में सब कुछ सच बताया। उसने ये बताया कि अनामिका बहुत गरीब लड़की है पर दिल की बहुत अच्छी है। रमेश के माँ बाप तुरंत उस रिश्ते को मान गए और बिना दहेज लिए दोनों की शादी करवा दी। अनामिका आते ही घर में सास ससुर की सेवा में जुड़ गई। रमेश के साथ साथ रमेश के माँ बाप को भी अनामिका बहुत पसंद करने लगी। हर बात पर घर पर आजकल उसी का ही नाम चलता रहा। सुबह उठते ही अनामिका अनामिका का नाम पूरे घर में गूंजने लगा। ये बात देखकर दीपिका को बहुत बुरा लगा और वो गुस्से में आकर अनामिका के ऊपर हुक्म जताने की कोशिश की। एक दिन दीपिका ने अपने अलमारी से अपनी एक कीमती साड़ी लाकर अनामिका के अलमारी में छुपा दी और घर में बवाल मचाने लगी। ए अनामिका, कहाँ छुप के बैठी हो? दीपिका की आवाज सुनकर भागते हुए अनामिका रसोई घर से आती है और साथ साथ उसके सास ससुर भी आ जाते हैं। क्या हुआ दीदी, क्यों बुलाई आप? ए अनामिका, मेरे अलमारी से 15,000 की साड़ी गायब हुआ है। मुझे पता है उस साड़ी को तू नहीं चुराया होगा। इस घर में तू ही एक चोर है, क्योंकि वो बूढ़े और बूढ़ी तो मुझसे डरते हैं। पता मेरी साड़ी कहां पर है, कहां छुपा है तूने, वरना मैं तेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट दे दूंगी। आप ये क्या बात कर रही है दीदी? मैं भला आपकी साड़ी क्यों चुराऊंगी? मैं चाहे जितनी भी गरीब हूँ पर मैं चोर नहीं हूँ दीदी। अगर आपको फिर भी यकीन नहीं है तो आकर मेरे कमरे में तलाशी लीजिए। दीपिका जाकर उसके कमरे में तलाशी ली और उसके अलमारी खोली और अलमारी में वो साड़ी थी। अनामिका के अलमारी में साड़ी को देखकर पूरे घर वाले चौंक जाते हैं। दीपिका अब और गुस्से में बोलने लगी। अब बोल तू चोरनी, तेरे साथ मैं क्या करूं? पुलिस में लेकर जाऊं या फिर पूरे मोहल्ले को बताऊं कि ये चोरनी है? अगर मोहल्ले में मालूम पड़ी तो क्या होगा तेरे साथ पता है ना? सब लोग तुझे चोर की नजर से देखेंगे, कोई भी तुझे अपने घर में आने नहीं देंगे और तुझे सभी लोग तेरे नाम के अलावा चोरनी चोरनी करके बुलाएंगे। मैं सच बोलती हूँ दीदी, मैंने आपकी साड़ी नहीं चुराई है। मुझे नहीं पता वो कैसे साड़ी मेरे अलमारी में आई है। अगर मैंने सच में चोरी की तो भगवान मेरे साथ बुरा करेगा। अगर मैंने सच में कुछ नहीं किया तो मेरे साथ इंसाफ होगा। अरे वाह, संतों के जैसे बातें करने लगी तू। एक तो चोरी की है, ऊपर से सीना चोरी। अरे बेवकूफ औरत, मैं तेरे साथ और क्या क्या करने वाली हूँ तुझे नहीं पता है। भरी बाजार में तेरी इज्जत की नीलामी करूंगी और तुझे बदनाम करूंगी। और जब तक पुलिस तुझे धक्का मारकर लेकर नहीं जाएगी तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। और मैं बहुत ही खड़ूस औरत हूँ। मेरे बारे में वो दोनों बूढ़े बुजुर्गों को मालूम है। मैं उनके साथ कैसा बर्ताव करती हूँ उनको मालूम है। और तू क्या चीज है? तू तो फटीचर है मेरे सामने। जा। शारदा आकर दीपिका से माफी मांगी। बेटी, ऐसा मत करो, घर की बात घर में ही रहने दो। पता नहीं अनामिका ने ऐसा क्यों किया है। मैं भी हैरान हूँ इस बात से। वो भी तो अपने ही घर की बहू है ना, और इज्जत जाएगी तो तुम्हारी भी जाएगी, क्योंकि तुम भी इस घर की बहू हो। तुम्हारी भी इज्जत जाएगी, सबकी इज्जत जाएगी। ऊपर से तुम्हारा पति बैंक में मैनेजर है और सभी लोग उसको शक की नजर से देखेंगे। मेरी बात मान बेटी, बात का बतंगड़ मत बना। सास की बात मानकर दीपिका चुप हो गई और वो किसी से कुछ नहीं बोली। उस दिन के बाद दीपिका अनामिका को चोर चोर करके पुकारती थी, पर अनामिका उसकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानती थी। वो बस अपना काम सही ढंग से करती थी। रमेश को बुरा लगता था, लेकिन मजबूरी की वजह से वो चुप रहता था। एक दिन दीपिका और सुरेश दोनों कार में घूमने निकले तो बीच रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ। पति पत्नी दोनों खूब घायल हुए। उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं था। दीपिका के माँ बाप दोनों अपने बेटे के पास विलायत चले गए थे। रमेश, शारदा और प्रसाद तीनों को उन दोनों के ऊपर गुस्सा था, इसलिए वो तीनों उन दोनों की सेवा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाए। तब अनामिका रमेश के पास आकर, देखिए, वो दोनों जैसे भी है हमारे सगे हैं। वो आपके बड़े भाई है और आपकी वो भाभी है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। जरूरत के समय पर अपने ही अपने काम आएंगे ना, तो किसके काम आएंगे? मैं मानती हूँ उन दोनों ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर जो भी है जैसे भी है, इस हालत में हमें उनकी मदद करना जरूरी है। जाइए, जिद छोड़िए।
अनामिका की बात सुनकर सारे सदस्य सुरेश और दीपिका की सेवा में जुड़ गए। सुरेश और दीपिका दोनों उनकी सेवा देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल आए और वो दोनों घर के सदस्यों से माफी मांगे और खासकर दीपिका अनामिका को माफी मांगी। कुछ ही दिनों में सुरेश और दीपिका दोनों ठीक हो गए। तब से पूरे घर वाले मिलजुल कर रहने लगे।